सफर की राहों में हर मोड़ कुछ सिखा जाता है। कभी खामोशी, कभी शोर दिल को रुला जाता है। मंजिल मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, मगर चलता हुआ मुसाफिर हमेशा जीना सिखा है। रास्तों की धूल भी एक कहानी कह जाती है। हर कदम पर यादों की एक निशानी रह जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग की 12 कहानी और सिर्फ शिव के चरणों में मिले जिंदगानी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी और उसके पीछे का रहस्य। तो बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव, जय माता दी। तो मित्रों दुर्योधन, मैं ये कह रहा था कि जैसे हर यात्रा की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही हमारे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की कहानी है और ये उसका आखिरी चैप्टर है। काशी के दर्शन के साथ हमारे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे ग्रैंड फिनाले की ओर, हमारे आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि है केदारनाथ। और मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, आज की ड्राइव हमारे एक्सप्रेसवे की ड्राइव होने वाली है। अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और ये सीधा हमें ले जाएगा लखनऊ तक। लखनऊ से हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेंगे और जाएंगे आगरा तक, फिर लेंगे यमुना एक्सप्रेसवे और जाएंगे नोएडा, और लास्ट में हम मेरठ एक्सप्रेसवे लेंगे। तो आज का सफ़र बातों का, रास्तों का और गानों का होने वाला है, जहाँ हम बात करेंगे हर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी, और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक शक्ति और एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारी 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो जाइए और देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कंप्लीट पूरी स्पिरिचुअल वेब सीरीज़ वाली फीलिंग आएगी। बस फ़र्क इतना ऐसा होगा कि ये OTT पे नहीं और हमारे YouTube चैनल सीधे सफ़र पे देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी है, तो चलिए आज बात करते हैं सारे 12 ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी क्या है। और जिस ऑर्डर में हमने दर्शन किए थे, सेम उसी ऑर्डर में मैं स्टोरी बताऊंगा हर मंदिर। सोमनाथ ये सबसे पहला स्थापित ज्योतिर्लिंग है और ये वही स्थान है जहाँ चंद्रमा ने शिव जी की आराधना की थी और अपने काले ग्रहण के श्राप से छुटकारा पाया था। सोमनाथ का अर्थ भी चंद्रमा का नाथ है और ये ज्योतिर्लिंग ऋषभ राशि वालों के साथ अटैच है। यहाँ पे दर्शन करने से धन और शांति की प्राप्ति होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी गुजरात में है। यहाँ शिवजी ने अपनी एक भक्त थी जिसका नाम था सुप्रिया, जिसे राक्षस बहुत सताता, तो शिवजी ने अपने भक्त की रक्षा की थी और उस राक्षस का वध किया था। इस ज्योतिर्लिंग को सांपों का स्वामी भी कहा जाता है और ये मिथुन राशि से अटैच है। और जाने अनजाने में आपसे कोई भी पाप हुआ है तो यहाँ दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग था महाकालेश्वर। यहाँ महादेव अपने भक्तों के रक्षक बन के स्वयं प्रकट हुए थे। तभी वो कहावत है कि जो भक्त है महाकाल का, उसका क्या बिगाड़े काल भी। और ये इकलौता एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो इसकी बात ही कुछ अलग है। और यहाँ की भस्म आरती तो भाई आप जानते हैं कितनी विशेष है। और ये ज्योतिर्लिंग तुला राशि से अटैच है और यहाँ पे दर्शन करने से किसी भी तरह का डर हो आपके मन में, उस सबसे मुक्ति मिलती है। हमारी यात्रा का चौथा ज्योतिर्लिंग था ओमकारेश्वर और ये माँ नर्मदा नदी के तट पे बसा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक ओम आकार का द्वीप दिखेगा। यहाँ पे हम स्वयं महादेव ओमकार और मामलेश्वर रूप में यहाँ पे विराजमान है। और ये ज्योतिर्लिंग कर्क राशि वालों के साथ अटैच है। यहाँ पे दर्शन करने से जीवन में सभी सुख शांति की प्राप्ति होती है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग था कृष्णेश्वर। यहाँ पे कुसुमा नाम की शिवजी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी और वो बड़े प्रेम और श्रद्धा से शिवलिंग को स्नान कराती थी। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ स्वयं कृष्णेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। ये ज्योतिर्लिंग वृश्चिक राशि वालों के साथ अटैच और यहाँ पे दर्शन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र का दूसरा और हमारी यात्रा का छठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिवजी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्थापित है। कुंभ मेले के 4 मुख्य स्थानों में से ये एक स्थान है। साथ ही गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ये वही स्थान है जहाँ शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और उनकी शक्ति से भीमा नदी का जन्म हुआ था। यह ज्योतिर्लिंग मकर राशि वालों के साथ अटैच और यहाँ पे दर्शन करने से आपको अपनी लाइफ में हर काम में विजय प्राप्ति होती है, जैसे कि कोर्ट केस हो या कोई कॉम्पिटिशन। हमारी यात्रा का 8वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यहाँ पे प्रभु श्री राम ने स्वयं यह शिवलिंग को स्थापित किया था और रावण ने उनकी मदद की थी यह शिवलिंग स्थापित करने में। इसकी डिटेल स्टोरी आप हमारे रामेश्वरम व्लॉग में जाके देख सकते हैं। ये मेष राशि वालों के साथ अटैच और यहाँ पे दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक तरह से इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम, इसे शिव और शक्ति का संगम कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ माँ पार्वती और शिव जी अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए आए थे, जब वो उनसे नाराज होकर कैलाश छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। और इसकी डिटेल स्टोरी आप हमारे मल्लिकार्जुन व्लॉग में देख सकते हैं। ये ज्योतिर्लिंग कन्या राशि वालों के साथ अटैच और यहाँ पे दर्शन करने से सारे बुरे रूपों से मुक्ति मिलती है। हमारी यात्रा का 10वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ। ये वही शिवलिंग है जिसे रावण लंका ले जाना चाहता था और इसके पीछे की आपको कहानी पता है कि कैसे भगवान विष्णु ने रावण को मजबूर कर दिया था कि ये उसे वहां ले जा ना सके। इस शिवलिंग को रावण के भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है।
ये ज्योतिर्लिंग सिंह राशि वालों के साथ अटैच है और यहाँ पे शिव जी वैद्य रूप में बसते हैं, जिसका मतलब है डॉक्टर, तभी इसे वैद्यनाथ कहते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने से आपकी लाइफ का हर रोग, हर बीमारी का वो इलाज कर देते, उसे दूर कर देते हैं। और यहाँ से हम चले थे हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जिसे जगत के स्वामी भी कहा जाता है, काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि काशी में मरने वाला भी कभी नहीं मरता, क्योंकि उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। ये ज्योतिर्लिंग धनु राशि वालों के साथ अटैच है और जैसे आप जानते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कर्मों के बंधन से बंधा हुआ होता है और जब तक इन बंधनों से वो मुक्त नहीं होता उसे मोक्ष नहीं मिलता। तो यहाँ दर्शन करने से वो इन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब रह गया केदारनाथ का किस्सा, जिसे हम हमारे आखिरी पड़ाव के व्लॉग केदारनाथ के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का सफ़र शुरू हो चुका है और ये सीधा हमें ले जाएगा फर्जी मोहब्बत के शहर आगरा। वहाँ से हम लेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि हमें ले जाएगा नोएडा। वहाँ से सीधा जाएंगे हम मेरठ। वैसे ये सारे एक्सप्रेसवे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब आपको हर एक्सप्रेसवे को एग्जिट लेना पड़ेगा, फिर 6 से 7 किलोमीटर का बाईपास रोड है, वो लेके आपको दूसरे एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना पड़ेगा। सेम वैसे ही जैसे ट्रेन बोर्ड करते टाइम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना पड़ता है, वैसे कुछ आपको एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ेगा। और जो दोनों के बीच का कनेक्टिंग डिस्टेंस है कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का ही है। बाकी रूट्स इतने स्मूथ है ना, ये एक्सप्रेसवे आपका अच्छा खासा टाइम बचा देते हैं। और अभी तो यूपी में एक और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि है गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर्स का, जो सीधा दिल्ली से वाराणसी होते हुए गोरखपुर जाएगा। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिसंबर तक इसे ओपन कर देंगे। फिर आप सोचिए, सीधा दिल्ली से काशी बिना इधर उधर घूमे सीधे महादेव की चरणों में। और मैं हूँ गुजरात से दोस्तों, और एक सच बात बताऊँ, योगी जी ने पूरी यूपी की तस्वीर ही बदल दी है। इतने बढ़िया रोड्स बन गए कि आपको क्या बताओ। आप पहले का यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज का कंपेयर ही नहीं कर सकते। और टूरिज़्म, अरे वो तो फुल पिक पकड़ रहा है, आप कुंभ को ही ले लीजिए। और अगले कुछ सालों में तो मुझे लग रहा है जो यूपी की जीडीपी है वो महाराष्ट्र से आगे निकल जाएगी। रास्ते से दूर कहीं सपनों का जहान है वही, दिल की बातें बोले जुबान, चांदनी के रोज खबर, सुरों में है छुपी दस्तान, दिल से दिल के जज्बात में लिपटा हुआ दिल ने कुछ महसूस किया, यादों का गुलशन खिला, रातों में चंद चमका, महफिलों में रंग हो भर, जिंदगी की यादों का साथ तेरे खुशियों का जहां, आरज़ू में है छुपी ये दस्तन, आरज़ू की राह पर चले, खुशियों का ना हो मिल, धड़कनों की तलाश में खो जाए हम अपने शहर। की राह पर चले, खुशियों का ना हो मिल, धड़कनों की तलाश में खो जाए हम अपने शहर।
कुछ देर पहले एक बहुत ही टेरिबल एक्सीडेंट हुआ हमारे सामने। मीन्स बहुत ही बुरा मंजर था, आपको बता नहीं सकता मैं। एक XUV 700 थी यूपी मेरठ पासिंग की, करीब 300 से 400 मीटर हमारे आगे चल रही थी और जो लास्ट लेन होती है ब्रेक डाउन लेन, वहाँ से वो व्हीकल्स को ओवरटेक करते हुए जा रही थी और उसकी स्पीड रही होगी 130-140 और देखते ही देखते ट्रक के पीछे घुस गए। कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मुझे ऐसा लग रहा है जब वो लास्ट लेन की तरफ से जा रही थी तो ये ट्रक वाला सडनली वो लेन के अंदर मुड़ के आ गया और 140 की स्पीड पे थी तो इनसे कंट्रोल नहीं और एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कितना बुरा था, आप सोचिए कि अंदर बैठी हुई एक लड़की पूरे टूटे हुए दरवाजे से बाहर गिरी हुई थी और जो डैमेज व्हीकल का टायर था ना वो 30 से 40 मीटर दूर जाके गिरा था। जस्ट हमारे आगे एक पुलिस इंस्पेक्टर जा रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंट देखते ही अपनी गाड़ी तुरंत रोकी और बाहर निकल के देखा तो तब लड़की की सांसें चल रही थी। उन्होंने तुरंत ही उस लड़की को उठाया और अपने व्हीकल में डाला और सीधे हॉस्पिटल ले गए। पर सैडली व्हीकल के अंदर जो बाकी 3 लोग थे उन्होंने वहीं पर अपनी सांसें छोड़ दी थी। बस मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल एकदम से बहुत हैवी हो गया। सफ़र और ज़िंदगी दोनों का एक ही सच है, एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। क्या कह सकते हैं। अब लगभग 10 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं और अब एंटर करने वाले हैं NCR नोएडा। अब यहाँ से सीधा मेरठ की तरफ जाएंगे और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा नहीं। सच को तो भाई ज़रा भी मन नहीं है वो एक्सीडेंट देखने के बाद। अभी हम मेरठ को क्रॉस कर रहे हैं और माइंड में अभी भी वो एक्सीडेंट की बातें चल रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि नंबर प्लेट से कि ये सारे लोग मेरठ के थे। काश स्लोली जाते तभी सबके सब घर पहुँच जाते ना। ये काश वर्ड है ना भैंचोद बहुत ही बेकार वर्ड है। और आप सोचिए कि एक्सीडेंट कितना बुरा था कि खुद CM आदित्य योगीनाथ ने लोकल अथॉरिटी को ट्वीट करके कहा था कि हेल्प करने के लिए। रात के लगभग 1 बज चुका और अभी हम पहुंच चुके हरिद्वार। अब हाईवे पे कोई होटल देख के रुक जाएंगे, बाकी की जर्नी कल सुबह फ्रेश होकर कंटिन्यू करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ड्राइव सेफ और ओवर स्पीडिंग मत करो। हर हर महादेव, जय माता जैन, गुड मॉर्निंग। तो हमने रात को हाईवे पर ही स्टे कर दिया था। चलने के लिए तो हम ट्रैवल कर सकते थे पर रिस्क नहीं लेनी थी, क्योंकि एक तो रात को नींद काफ़ी आती है प्लस थकान 2 गुनी ज़्यादा लगती है, सो हम रुक गए। और ये कलरफुल फ्लावर्स की वजह से रोड कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे आज का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। गूगल में किलोमीटर्स कम और टाइम डबल दिखा रहा है। प्लस पहाड़ में ड्राइव काफ़ी केयरफुली करनी पड़ती है। रोड और मोड़ दोनों डेंजरस होते हैं, तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे फिर कितना ही टाइम क्यों ना लगे। बाकी केदारनाथ पहुँचते पहुँचते रात हो ही जानी है। यहीं से हमारी असली पहाड़ी ड्राइव की शुरुआत होती है। अब हम कह सकते पहाड़ हमें अपनी ओर बुला रहे हैं और यहाँ के हर मोड़ पे एक नया रंग दिखेगा। हर घाटी एक नई खूबसूरती की कहानी सुनाएगी। और सच कहे तो पहाड़ों की हवा में एक अलग सा नशा है जो बिना पिए सर चढ़ जाता है। और यहाँ पर ड्राइव करने की फीलिंग एक ऐसी कविता है जो रास्तों पर लिखी जा रही है। बस फ़र्क इतना सा है, आप इस कविता को सुन रहे हो और मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। एक और बात है, जब आप केदारनाथ जाते हो तो रास्ते में 2 बहुत ही खास जगह आती है। सबसे पहले आएगा माँ धारी देवी का मंदिर, जिसे लोग उत्तराखंड की कुल देवी कहते हैं, तो इनके दर्शन जरूर करके जाना। दूसरा है देव प्रयाग का संगम, जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा मिलकर माँ गंगा बनती है, तो इस जगह को भी ज़रूर देख। हम लोग गुजराती अच्छे हुए में काफ़ी बदनाम है, क्योंकि हर किसी का ये कहना है कि इनके पास सिर्फ एक ही काम होता है, वो है खाना पीना और घूमना। आपको गुजराती दुनिया के किसी भी कॉर्नर में टकरा जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इतने सारे गुजरात की गाड़ियाँ दिख रही है कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं उत्तराखंड में घूम रहा हूँ। अभी ना मैं एक छोटा सा जुगाड़ लगा रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई प्रे करो कि ये सक्सेस हो जाए। एक्चुअली हम ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 लोगों की हेलीकॉप्टर बुकिंग हो जाए, और कुछ नहीं तो 1 वे की हो जाए। एक तरफ तो हम एयरलिफ्ट हो चले, बाकी रिटर्न में खुद के पैरों से हम आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ 2 लोगों की क्यों हेलीकॉप्टर बुकिंग कर रहे हैं, जबकि हमें 4, क्योंकि हमारे साथ जो 2 शेर हैं भाई वो फुल ऑन जोश में ये पूरा ट्रैक चलकर करने वाला है। इनकी हिम्मत को सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा। और मैंने इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया है। इनके लिए मैंने सुई धागा मंगवा के रखा है, क्या पता है रास्ते में सिलने की ज़रूरत पड़ जाए। मैं सोचना मतलब कपड़े वपड़े कहीं गिर के फट जाए तो वो सिलने की।
पीछे एक छोटे से रेस्टोरेंट पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया, मस्त पहाड़ी राजमा भटूरे और पराठे। एक और बात है दोस्तों कि ये बकचोदी मेरे से नहीं होती, ये रिकॉर्ड करने वाले की जैसे मैंने ये खाना खाया, ये बैग पैक किए, ये चड्डी बनियान लिए। मतलब मेरा ये मानना है कि आपको सफ़र में इंटरेस्ट है, इन सब बकचोदी में थोड़ी। और अगर आपको इन सब में भी इंटरेस्ट है तो मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने की। उफ भाई साहब, सिर्फ सामने का व्यू देखिए, एकदम दूसरे की गर्लफ्रेंड की तरह। जितने पास जाओ उतनी ही और खूबसूरत लगती है। पर सामने वाला रोड बिल्कुल आपकी खुद की गर्लफ्रेंड की तरह है, कभी सीधा तो कभी टेढ़ा, कभी सेफ तो कभी डेंजरस। वाह क्या बात है, ये तो शायरी बन गई। तो ये आ गए हम देवप्रयाग, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है और माँ गंगा का उद्गम होता है। जो 3 नदियों का संगम होता है उनमें से एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। और व्यू कितना अच्छा है। और सामने शायद कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, शायद एमसी होएगी यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा पास में चल के देखते हैं तीनों नदियों का संगम। एक तरफ तो माँ भागीरथी अपनी एकदम अलग से स्वैग स्पूटी एंट्री कर रही है, तो दूसरी तरफ काम शांति क्लास व्यू में आ रही है माँ अलकनंदा। और फिर दोनों का जो डिवाइन कॉम्बिनेशन से माँ गंगा की ग्रैंड एंट्री हो रही है, वाह। मे बी कैमरे में ये चीज़ कैप्चर नहीं हो रही होगी, पर दोनों नदियों का पानी का रंग एकदम अलग है, काफ़ी अलग है, एकदम नहीं काफ़ी अलग है। और ये रहा नेचर का ग्रैंड रिसेप्शन, और ये रहे हम बिना कार्ड के, बिना इन्विटेशन के, बिन बुलाए मेहमान नज़ारे देखने के लिए। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम लेट ही चल रहे, पीछे काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। पर एक चीज़ फिक्स है, चाहे कुछ भी हो, हम माँ धारी देवी के दर्शन करके आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ेंगे। और ये हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी। लकीली भीड़ तो नहीं लग रही है क्योंकि इतनी सारी व्हीकल दिख नहीं रही है। तो चलिए फिर कहीं पे पार्किंग कर देते हैं, फिर चल के जाएंगे माँ के दर्शन करने के लिए और आपको बताता हूँ कि कैसा था मंदिर, वो सब कुछ। सनसेट के टाइम ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ नदी और बीच में माँ का मंदिर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं सीढ़ियों से और माँ के दर्शन करते हैं। ये आ गया मुख्य द्वार और यहीं से हम नीचे जाएंगे। पर आप गलती से जूते ऊपर ही मत उतार देना क्योंकि आप नीचे तक पहन के जा सकते हो, और नीचे शू स्टैंड है वहाँ उतार देना। इस जगह से जितना अच्छा व्यू लग रहा है उससे 100 टाइम्स बेटर है इस जगह पे खड़े होकर यहाँ की शांति को महसूस करना। और जैसे जैसे आप सीढ़ियों पे आगे बढ़ोगे और हर बढ़ते कदम के साथ आपके अंदर ना एक अलग सा सुकून महसूस होएगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो ये चीज़ आपको फील होएगी। अब ऑब्वियसली मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं होगा, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और दर्शन करके आता हूँ। क्या अद्भुत एक्सपीरियंस था दोस्तों। मतलब जो माँ की मूर्ति है मंदिर के अंदर वो इतनी पावरफुल है, लिटरली आपको ऐसा फील होगा जैसे माँ वहाँ खुद आपको देख रही है। लिटरली आपको गूस बम्स फील होंगे। और ये रहा हमारा पिकाचू, लॉयल एंड रिलायबल। इसके बिना ये यात्रा पॉसिबल ही नहीं थी। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मंदिर में जो माँ की मूर्ति है वो लिटरली बहुत ही पावरफुल है। और ये सेम फीलिंग मुझे ना जगन्नाथपुरी में जब कृष्णा भगवान की मूर्ति देखी थी तब मुझे ऐसी आई थी। मतलब आपके हाथ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी पावरफुल प्रेजेंस है वहाँ माँ की मूर्ति का। तभी माँ को उत्तराखंड की कुलदेवी कहते हैं। और कुछ सालों पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने मंदिर के डेवलपमेंट का सोचा था और ये सोचा था कि मंदिर को ज़रा सा हटाएंगे, पर लोकल्स ने वार्न किया था कि माँ की मूर्ति को वहाँ से हटा नहीं सकते। फिर भी उन्होंने ज़रा सा क्या ट्राई किया, जो 8 दिनों तक उत्तराखंड में तबाही मची थी, गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ दिए थे। ऑलमोस्ट सनसेट होने को आ गया है और पहाड़ों में कैसा कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा उससे पहले जितना डिस्टेंस कवर कर सकते उतना कर लेंगे क्योंकि आगे के रूट्स काफ़ी नैरो और रिस्की है। तो फिर भाई चलते जल्दी से। ये आ गए नैरो रूट्स और साथ में लेके आए फुल एडवेंचर डोज। एक तरफ तो खाए, ऊपर सामने ये जो पत्थर है ये भाई सिर्फ नाम के चिपके हुए, कभी भी नीचे आ सकते हैं। और यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर वो कैसे चलाते हैं आपको पता है, तो इनसे बच के रहना। अपने ठहरे आउटसाइडर्स, इनको तो पूरी रोड्स की आदत है। तो हमारा काम क्या है, आराम से चलाना, सीट बेल्ट टाइट करना और आंखें खुली रखना। बाकी इतने कोई ख़तरनाक रोड्स नहीं है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो आप इजीली यहाँ पे चला सकते हो। अगर आपको अपनी वाइफ को साइन कर लिया तो ये रोड कौन सी चीज़ है। आगे की साइड जो आपको ये ट्रैफिक की लाइन दिख रही है वो काफ़ी लंबी लाइन है, पर ट्रैफिक जाम नहीं है। एक्चुअली कैसा होता है, शाम के टाइम ना ये वाले रोड को ये 1 वे कर देते। एक साइड से व्हीकल आएगी तो दूसरी साइड वाले रुकेंगे और वाइस वर्सा। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रात के टाइम इन नैरो रोड्स पे चलाना बहुत अनसेफ हो जाता है और ट्रैफिक जाम लग गया तो भाई सबकी लग जाती है। और एक और खुशखबरी है कि हम यहाँ से सोनप्रयाग तक नहीं जाएंगे, हम यहीं आसपास कहीं होटल ले लेंगे क्योंकि हमारी 1 वे जो हेलीकॉप्टर बुकिंग है वो कन्फर्म हो चुकी है।
अब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक फाटा करके जगह आएगी, तो हमारा जो हेलीकॉप्टर का बोर्डिंग पॉइंट है वो भी वहीं पे ही है। हम उसके आसपास में कहीं होटल बुक कर देंगे। बढ़िया से होटल मिल गए और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पार्किंग फैसिलिटी मिल गई, वो भी प्रॉपर्टी प्रीमाइस में। नॉर्मली कैसा है कि रोड पे अगर आप पार्क करते हो तो थोड़ा तो अनसेफ हो जाता है। अभी इस होटल की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, पर एक बात का ध्यान देना, यहाँ से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस होगा वो तकरीबन और 8 से 9 किलोमीटर होगा और सोनप्रयाग से ही आप केदारनाथ चल के जाते हैं। हमने यहाँ पे इसलिए बुकिंग की कि जो हमारा हेलीकॉप्टर का बोर्डिंग पॉइंट है वो जस्ट यहाँ से 500 to 600 मीटर के डिस्टेंस पे है, तभी हम यहीं रुक गए।